अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा, अहम खबरों को किस तरह डिस्प्ले दिया, एक नज़र डालते हैं। पंजाब के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं को तैयारी की हिदायत। जीत के लिए पुरअज़्म और अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ के डॉक्टर्स को खत आज के तमाम कौमी अखबारात में डिस्प्ले किया गया है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, इलेक्शन की तैयारियां, राब्ता अवाम मुहिम तेज की जाए। मुखालफिन हेरा फेरी के लिए वोटिंग मशीन की मुखालफत करते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जीतेंगे वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने भी इसी खबर को इस अंदाज से पेश किया। अरकान पार्लियामेंट तैयारी करें, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जीतेंगे वजीर आजम। सूबाई काबीना में मजीद 4 वज़रा शामिल करने का फैसला। रोजनामा पाकिस्तान ने भी वजीर आजम के बयान को हाईलाइट किया। तरक्याती मंसूबों में बेहतरीन पेशरफ पर उस्मान बुज़दार को शाबाश। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जीतेंगे वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग की सुर्खी भी इसी खबर से मुतालिक है। पंजाब में 29 मई को बल्दियाती इलेक्शन, इस बार टिकटों के फैसले मुतफ़िका किए जाएं वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नई बात ने भी वजीर आजम के बयान को अहमियत दी। पंजाब में 29 मई बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, इलेक्शन कमीशन, सब तैयारी करें, हम जीतेंगे वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा खबरें ने वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर शाया किया। खातून अव्वल, कल भी मेरी ताकत थी, आज भी इसी तरह ताकत है। ऑपोजिशन जो भी कह रही है इस तरह तवज्जो नहीं, फोकस महंगाई से निपटना है। वजीर आजम अहलिया बारे इल्जाम, मरियम का मीडिया सेल मुलविस, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने अटॉर्नी जनरल के खत को सुर्खी के तौर पे लिया। मेडिकल टीम रिपोर्ट्स का जायजा लेना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ के डॉक्टर को खत, 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान वक्त मांग लिया। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी है, PTI विल स्वीप पंजाब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, PM इमरान खान। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, PM अप्रूव्स इंडक्शंस ऑफ 4 मोस्ट एक्टिव MPAs एज पंजाब मिनिस्टर्स। डेली टाइम्स में भी वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। EVMs बीइंग अपोज्ड टू मैनिपुलेट पोल्स, PM इमरान खान। द न्यूज की लीड स्टोरी है, फर्स्ट फेज ऑफ लोकल बॉडी पोल्स इन 17 पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स ऑन मई 29 ECP। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, AGP राइट्स टू नवाज डॉक्टर फॉर मेडिकल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। और अब एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान, नया सियासी मैदान सज गया। पीपल्स पार्टी का तारीख का महंगा लॉन्ग मार्च, अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक, अहदाफ वाज़ेह ना हो सके, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक, इस्टेब्लिशमेंट के सहारों की तलाश। अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ के डॉक्टर को खत। आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग का इदारिया, संगीन मसाइल का हल निकालना होगा। और रोजनामा डॉन में अहमद बिलाल महबूब साहब का कालम, इलेक्शंस एंड द कोर्ट्स शामिल है, जबकि टॉप ट्रेंड है PSL 7। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? सलमान साहब, बल्दियाती मैदान सज गया, आपकी एक्सपर्टी है बल्दियाती खेल सज गया कि पूरा का पूरा KPK का भी सज गया। इससे पहले देखें फवाद साहब ने जो कल ट्वीट भी किया है, आप साफ़ी क्या करते हैं यार, क्या हुआ कल इस्लामाबाद में? ये साफ़ी ऐसे साफ़ी होते हैं? जो कल हुआ वाक़या, फवाद साहब ने एयरवे के प्रोग्राम में उसमें सारा असल गुफ्तगू की, फिर ट्वीट भी किया। ये क्या हो रहा है? क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या है हम क्या है? हम साफ़ी हैं और हम जो कल कवानीन से बाला तर हैं। हाँ, ये हम कलम वाले साफ़ी हैं या गन वाले साहब? हमारी ये अब जो जदीद वेपन्स आए ना, हाँ। इसको मैं इस तरह लिखूंगा, पेन हो जाएगा, जब मैं ऐसे करूंगा तो ये बंदूक हो जाएगी। तो यानी आपके पास हथियार पूरा का पूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। डरना चाहिए। कल का वाक़या बहुत अफसोसनाक है और उसमें आपकी तमाम मीडिया तंजीमें और सब उसको अपना, किसी ने ये कंडेम नहीं किया कि भाई वो पिस्तौल लेके क्या कर रहा था। ये मीडिया तंजीम शफीक साहब इसलिए साथ होगी कि जब PMDA के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में धरना चल रहा था तो उनके जो दोपहर का वहाँ खाना जो सप्लाई किया जाता था, ये मसूफ़ ही करते थे। ये मसूफ़ जो हैं
ये तारक अजीज जो परवेज़ मुशर्रफ के साथी थे उनके ज़रिए एंटर हुए। पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इन्होंने मफादात लिए, फिर उसके बाद आसिफ जरदारी के दौर में मफादात लिए, और अब इस हुकूमत के साथ इन्होंने अपने मफादात जो हैं वो जोड़ लिए थे। और जब उनके मफादात पूरे नहीं हुए तो फिर इस हुकूमत के खिलाफ वो हर कंपेन का हिस्सा बन जाते। राणा साहब, आपने ना हमें सिखाया मफादात की साफत, ना खुद सीखी, हमें वो डुबाया और खुद भी डूबे। ये क्या क्या सिखाया है आपने हमें? देखें, बात यह है कि ये तो फैसले कहीं आखिर में जाके होते हैं कि कौन डूबा और कौन तरा। ठीक है, एक शेर है कि कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। वाह वाह। बाज़ औक़ात कच्चे घड़े जो है ना वो बाजी जीत जाते हैं और मजबूत कश्तियाँ जो हैं वो बीच में जाके डूब जाती हैं। तो मुफादात के सहाफ़त हो या सियासत हो, कब तक चलती है, एक्सपोज हो जाती है, और कब तक आप उनके नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप फॉर द लॉन्ग टर्म आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सर दिल को सहारा देने की बात है। नहीं, लेकिन दिल को ये नहीं तो सहारा देने की। लेकिन अब ये तो वजाहत होनी चाहिए ना सर कि कौन जर्नलिस्ट है, कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसियां चला रहा है, कौन नेक्सस के साथ जुड़ा हुआ है, कौन बंदूकें लेके खड़ा हुआ है। हम तो ये कहते रहे कि सहाफ़ी बेचारा मजलूम होता है, वो कलम का सिपाही होता है वो सच का सिपाही होता है। यहाँ तो बंदूकें ऐसी निकली हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पता नहीं खेल हमने कल देखा है माशाल्लाह जिस अंदाज का खेल हुआ है। तो उससे तो ख़ुद हमारी सहाफ़ती तंजीमों को भी सोचना। और देखिए ना, हम बार बार इस प्रोग्राम में ये कहते रहे कि सहाफ़ती तंजीमों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अंदर ऐसे लोगों को एक्सपोज करें जो सहाफ़त की आड़ लेके, सहाफ़त की छतरी पहन के अपने कारोबार को तक़वियत देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि कल के वाक़े ने बहुत सारी चीज़ें भी एक्सपोज की, चाहे आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन जो दिखता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है, और उसकी आपको ना निगेट कर सकते हैं, ना उसको कहीं पे आप किसी तरह और रंग में दे सकते हैं। जो नज़र आता है वो तो हकीकत होती है। वो किसका है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, वो इसी पे ही है। एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने ट्वीट किया सुबह, मैं खालिद साहब को दिखा रहा था कि उस पर फायर हुआ है कि जब वो सारा वीडियो बना रहा था, उस पर क्या नाम है उसका, ये रिजवान गरज़ई, ये पहले जीएनएन में था और अब एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा रिपोर्टर है, और वो बड़ा एक्टिव और बड़ा सरगर्म है इस्लामाबाद में। आप कहते हैं जी, लोगों को कहते हैं जी कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन ना बात यह है कि अगर मुझे नाजायज़ भी पकड़ा जा रहा है तो मैं तो कानून की हुक्मरानी के आगे पहले सरेंडर करूँगा ना सर। ये तो नहीं कि मैं कानून की हुक्मरानी के सामने खड़ा होकर बंदूक लेके खड़ा हो जाऊंगा और खुद ही फायर खोलना शुरू कर दूंगा सर। नहीं, अगर और उनका बेटा भी माशाल्लाह देखिए ना, वो भी खेल में। उनका क्लेम था कि जी अचानक लोग आ गए, हम समझे डाकू आ गए, आप पुलिस को, उन्हें पकड़ के पुलिस को बुला ना, उन्होंने पहले फ़ोन किया सर, पहले उन्होंने उनको फ़ोन किया, कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आपके वारंट हमारे पास हैं, आप बाहर आ जाएं। तो वहाँ से फिर उन्होंने वहाँ पे मुज़ाहमत की अंदर से, और फिर वो जब बंदूक लेके बाहर निकले हैं तो वो कोई डाकू समझ के नहीं आए, उनको पता था कि कौन आया, मुझे पुलिस वाले आए हैं, मुझे अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने फिर जब उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, जब जाते हुए उनको लेके जा रहे थे, ज़रा वो भी दिखा देते लोगों को अंदाजा हो जाता कोर्ट में। तो जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ज़रा देख लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये कल भी आपने कहा, हम सब ने कहा कि जो प्रोग्राम था वो भी पूरा प्लान था। और फिर रात देखिए ना किस तरह उनकी हमायत में लोगों ने कसीदे गाए हैं और उनको सहाफ़त का एक आला सिपाही करार दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि पहले डिसाइड कर लें कि वो सहाफ़ी हैं या एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं, ये तो डिसाइड कर लें पहले आप। हाँ, मैं ठीक कह रहे हैं आप, और सहाफ़ती तंजीमों को भी इस पर थोड़ा सा करना चाहिए। तो मैं एक रिपोर्ट शेयर करूँ आपसे। कल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ा ऐलान सामने आया है, एक रिपोर्ट देखिए जी, फिर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बल्दियाती मैदान तहरीक इंसाफ का है। बल्दियाती टिकटों के फैसले इत्तेफाकी राय से किए जाएंगे। सब तैयारी करें, इंशाल्लाह पीटीआई पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जीतेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक रोजा दौरे लाहौर के दौरान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, जिसमें सूबे के इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। लाहौर और सरगोदा डिवीजन के अरकान ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी की तंजीम और अरकान असम्बली मिलकर काम करें। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लाहौर में थे और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की, कुछ और इजलासों की भी सदारत की।
थोड़ा सा मैंने कहा हम पता करें कि कल हुआ क्या। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी रही मुलाकात कल वज़ीर आज़म के साथ? जी, वजीर आजम साहब, आपको पता है कि जो हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनके साथ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको पता है इस वक्त पंजाब के अंदर 23 नए छोटे बड़े अस्पताल बन रहे हैं और जो हुकूमत बना रही है, और खान साहब खास तौर पर इंटरेस्टेड हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनकी तामीर भी मुकम्मल हो और वो फाल भी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलें, वैसे भी अखबारात में डिटेल आ गई। मैं एक आपसे मौका है बात कर लूँ। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक साहब क्या हॉस्पिटल में कह रहे हैं मेरे बच्चे का इलाज नहीं हुआ, ये वो क्या है, क्या मसला था वो असल में उनके बच्चे को हर्निया का मसला था, उनका इंट्रोड्यूसिबल हर्निया था। वो बेसिकली रिड्यूस अगर हो जाता है तो इमरजेंसी नहीं होती। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, जब खुदा ना खास्ता वो हर्निया जो है वो पकड़ा जाए तो तब इमरजेंसी होती है। उन्होंने दिखाया और अस्पताल वालों का ये कहना है कि हमने उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया, जिसपे वो नाला हो गए और नाराज हुए, क्योंकि हमारे पास पहले लिस्ट थी मरीजों की, तो हमने कहा था कि इनकी 2 हफ्ते के बाद हो जाएंगे, जिस पे उन्होंने गुस्सा आया। लेकिन उससे हमारा कांटेक्ट हो गया, मेरे स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनसे बात भी की और हम इंशाल्लाह हर तरीके से उनको सहूलत देके उनके बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कल एक बात पूरे लाहौर में घूमती रही कि वज़ीर आज़म आए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस्लामाबाद चले गए, तो इत्तेहादियों से क्या मामला बिगड़े में आपके? नहीं, मेरा नहीं है, ऐसी कौन सी बात है। बात ये थी कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने जो थे वो पार्लियामेंटेरियन जो उनके गुफ्तगू आए थे, और दूसरा उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की मीटिंग रखी थी लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ, और ये जो सेहत का आपको बताया था तो पोर्टफोलियो वो उनसे बताना था, क्योंकि वो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अगर वो उनकी कोई मीटिंग शेड्यूल होती परवेज़ इलाही साहब के साथ और परवेज़ इलाही साहब चाहते तो फिर तो कोई बंदा सोचता कोई शशोपंज होती, क्योंकि ऐसी बात ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी आई डोंट थिंक सो देयर एनीथिंग टू वरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमसे बात करनी थी। शफीक साहब, 29 मई को 17 अजला में जो है बल्दियाती इंतखाबातों के महमूद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि वो बराह रास्त इन मामला को देख रहे हैं। पहले उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम महमूद रशीद साहब। वालेकुम सलाम सर, मैदान सज गया, 29 को पंजाब के अंदर पहला मरहला शुरू होगा, क्या तैयारियां हैं? और वज़ीर आज़म कल आए थे, वो तो कह गए कि जी हमारा तैयारी करें और जीत के दिखाएं। देखिए, ये तो काफी अच्छे से एक्सपेक्टेड था कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो पहले अदारों की मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन से हमारी कोई 1 माह पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने ये तजवीज़ किया था यही 15 मई से 30 मई के दौरान पहला मरहला। तो अब उनकी तरफ से ये ऐलान आ गया 29 मई को इसके पहले मरहले के 17 अजला में इंतखाबात होंगे। तो इसके लिए मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को तैयारी करनी चाहिए। हम भी अपनी पार्टी को जो है वो बिल्कुल कह चुके हैं कि जल्द अज जल्द उम्मीदवारान का चुनाव जो है उसका तरीकाकार वो शुरू किया जाए और जल्द अज जल्द उम्मीदवारान जो है वो उनका तकर्रर किया जाए और ये भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। पंजाब में यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं और अरबों रुपए के मंसूबे इस वक्त जेर तकमील हैं और आइंदा 2-3 माह के अंदर भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ये इंतखाब जरा दूसरे पहले इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि बराह रास्त इंतखाब के जरिए शहरी जो हैं वो अपने ज़िले का जो मेयर है वो मुंतखब करेंगे और ये एक इंतहाई पावरफुल निज़ाम होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन की 140A है उसकी 2 स्पिरिट के मुताबिक एक इंतहाई बाइख्तियार किस्म का एक मुकामी हुकूमतों का निज़ाम इससे वजूद में आएगा। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा KPK में जो रिजल्ट आए वो तवक्कुआत के आपके खिलाफ थे, तो क्या उससे कुछ आपने पंजाब में भी आपने उस शिकस्त से और बुरे नताइज से कुछ सीखा कि पंजाब में हम वो चीज़ें नहीं दोहराएंगे? देखिए, उसमें सबसे बड़ी वजह जो बनी कि हमारा होमवर्क वहां पर नहीं था
और पार्टी ने लोगों को उम्मीदवारान को टिकट दे दिए, लेकिन उसके बाद उन टिकटों के अनाउंसमेंट से पहले जो मुताहरब धड़े ग्रुप और पार्टी के अंदर लोगों के इख्तलाफात होते हैं, उन सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज इकट्ठा करके एक टीम की शक्ल में कंसेंसस बिल्डअप नहीं किया गया, और जिसकी वजह से जो टिकटें अनाउंस हुई उसके रिएक्शन में भी लोग खड़े हो गए, और फिर हर तरफ वो इलेक्शन का समा बन गया, और किसी ने इनको नहीं ये समझने की कोशिश की कि इसका कितना बड़ा हमें नुकसान होगा पार्टी को। अब की बार प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे और उनका एम्फेसिस था सबसे ज्यादा इसी बात पे, और उन्होंने शफकत महमूद साहब मुझे ये टास्क सौंपा है कि हम जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको एक पेज पर लाएं, उनको कंसेंसस बिल्डअप करके और मुतफिका उम्मीदवारान जो है वो मैदान में उतारने। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल आपसे, जो टिकटों की तकसीम होगी उसका क्या तरीक़ेकार तय किया, क्योंकि असल केपी के इलेक्शन में भी ये देखा गया कि टिकटों की तकसीम ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, अपने प्यारों को रिश्तेदारों को नवाज दिया गया। अब इस बार भी क्या कुछ इसी तरह का होगा, या वर्कर्स को और ऐसे लोगों को जो वाकई अच्छी रिप्यूट रखते हैं उनको सामने लाया जाएगा? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं, वर्कर्स उसकी रिप्यूट भी बड़ी जरूरी है, लेकिन उस कैंडिडेट का पोटेंशियल होना और इलेक्शन लड़कर जीतने की सलाहियत होना, ये भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है। इससे भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते, और एक बड़ा बैलेंस किस्म की स्ट्रेटेजी इसमें चलेगी। और सबसे जरूरी यही है, जिस पे मैंने पहले भी कहा, कि हम अपना होमवर्क मुकम्मल करें, और वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर खास तौर पर, यूनियन काउंसिल लेवल पे तो मुकामी क़यादतें हमारी करेंगी, लेकिन ज़िले जो उम्मीदवारान हैं डिस्ट्रिक्ट के, मेट्रोपॉलिटन के, उनके ऊपर जो है वो हमारा फोकस होगा कि वहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर इस तरह के मुतहारब ग्रुप अपने सामने आमने ना आए, बल्कि इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ टिकटें जारी की जाएं, ताकि भरपूर तरीके से सारी पार्टी यकसू होकर इंतखाबात में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियां साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खालिद कयूम बोल रहा हूँ कि मेयर के इलेक्शन और नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इलेक्शन क्या एक ही दिन में होंगे? जी, दोनों इंतखाबात एक ही दिन में होंगे, और ये जो हमारी आज ये अमेंडमेंट्स के लिए ये स्टैंडिंग कमेटी जो है पंजाब असेंबली की, उसके अंदर ये हमारा ये बहस है बिल, इसमें हमने नेबरहुड और विलेज काउंसिल के नाम को बदल के यूनियन काउंसिल कर दिया है, तो ये एक ही दिन होंगे दोनों। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कर ले सवाल करें। मियां साहब, ये बिल कब मंजूर हो रहा है असेंबली से? ये बिल जी ट्यूसडे को असेंबली के इजलास हम कॉल कर रहे हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी मीटिंग है, जिसमें हमारे तमाम अपोजिशन जमातों से कुछ 40-45 जो हमारे क्लॉज थी उनके ऊपर इत्तफाक राय हुआ, अमेंडमेंट्स छोटी मोटी करके। जो इख्तलाफी बातें थी वो आज जेर बहस आएंगी 2-3, और उसके बाद आज इसको वाइंड अप करके नेक्स्ट वीक में मेरा ख्याल है ट्यूसडे को ये असेंबली में आ जाए। ठीक, कोई सवाल और? बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब हमसे बात कर रहे थे। आशिफ साहब, योर टर्न। अब देखें, ये तो आपने 17 अजला आपका नाम लिया, अब आपका इतना टाइम नहीं होगा ना हम 17 अजला का नाम ले सकते हैं, वो छप गए हैं और सबको पता है कहाँ का इलेक्शन हो रहे हैं। अब मेरा जो नुक्ता है ना, मैं जो जिसमें अपना आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ कि हिकमत अमली क्या होगी। पीटीआई की हिकमत अमली वो होनी चाहिए कि हर हल्के में एक कैंडिडेट होना चाहिए। अगर पीटीआई के 1 या 2 और 3 कैंडिडेट होगा तो फिर वही हिसाब होगा जो केपी में हुआ है, और इसको आप ना रोक नहीं सकते। देखिए, आपने पूछा इनसे सवाल कि आप रिश्तेदारों को या दूसरों को देंगे टिकट। अब जो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी अगर प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पर ना आँख रखी, उनकी अम्ब्रेला ना हुई, तो यहाँ भी वो ना पंजाबी कटमास कर देना, वो यहाँ पे वो ना पड़ जाए, और वो फिर ये होगा एक एक पीटीआई के विंग से एक 3-3 कैंडिडेट आ जाएँ। अब देखें, ये प्राइम मिनिस्टर को इंश्योर करना या यहाँ के जो करता धरता है उनको इंश्योर करना है कि ये वो हाल ना हो जो केपी में हुआ है। अब इसके लिए अपना ये बिल्कुल मैं तो उससे एग्री नहीं करता जी। ठीक है, आप उसका कैंडिडेट का मेरिट डीमेरिट देखें, लेकिन अगर आप रिश्तेदारों को देंगे और वर्कर को इग्नोर करेंगे तो फिर रिजल्ट वही आएंगे। अब ये लोकल गवर्नमेंट वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं है जो माजी में होते थे। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। किसी के मैंने पूरा लॉ नहीं पढ़ा। ये तो आप ये समझेंगे जिस तरह न्यूयॉर्क का मेयर है या लंदन का मेयर है, ये उस तरह का मेयर हो गया, इतने इख्तियारात इसके पास होंगे। तो जो भी इसमें अपना पार्टी अपना कैंडिडेट वोट करेगी वो इस हिसाब से करेगी कि इस बंदे की वर्थ क्या है। और उसके लिए देखें, अपोजिशन की तो तैयारी पूरी है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल पंजाब में जा रहे हैं, उनकी अपना काफ़ी उनकी से है,
लेकिन ये इसको ऐसे लेट इट गो नहीं करना चाहिए। इसमें पीटीआई को भी ऐसे उम्मीदवार लाने चाहिए कि जिनकी उससे भी और जो पार्टी के बंदे हों। और मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह खबरें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर से लोग जो हर बंदा इलेक्शन लड़ने को तैयार बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल में पार्टी के लोग जो हैं, वर्कर जो हैं, तंजीमें जो हैं, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि जो कुछ केपी में उन्होंने गंवाया वो उसका रीप्ले यहाँ पे ना हो। और ये अपना एक पार्टी का पीटीआई एक कैंडिडेट हो ताकि आगे जाकर उनको ये मसाइल पेश ना हो, क्योंकि आगे आ रहे हैं 23 के इलेक्शन, और 23 के इलेक्शन में ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो इलेक्ट होंगे वो बड़ा उस पर असरअंदाज करेंगे। तो जो भी स्ट्रेटजी बनाए पीटीआई, जो भी हुकूमत स्ट्रेटजी बनाए, ये रख के बनाए कि हमने ये बेस है 23 के इंतखाबात की, और इसमें ऐसे लोग लेके आए जो कि आगे बेटर डिलीवर कर सकें ताकि पार्टी और हुकूमत की जो से बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है सलमान, ये अपनी नौइयत का बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन है। किस हवाले से बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पहली दफ़ा पंजाब में, कम से कम केपीके में तो हो गया है, पंजाब में पहली दफ़ा मेयर का इंतखाब जो है ना ये बराह रास्त हो रहा है, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जाता है, वज़ीर आज़म को, क्योंकि ये उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है। हालांकि बहुत से लोग पार्टी के अंदर चाहते थे कि ये डायरेक्ट इलेक्शन ना हो, नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन जो है पैनल की बुनियाद के ऊपर हो रहा है, यानी पूरा पैनल जो है ना वो बाकायदा पूरा एक पैनल होगा, एक ही वोट पड़ेगा, वो पूरे पैनल को पड़ेगा, जिसमें अपना मेयर का उम्मीदवार होगा, डिप्टी मेयर का उम्मीदवार होगा और रिजर्व सीटें होंगी। और जो जनरल सीटें हैं 5 काउंसलर्स की जो है वो फिर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत हासिल करदा वोट की बुनियाद के ऊपर होंगी। वो खुद मुंतखब करेंगे, खुद मुंतखब हो जाएंगे, जो हासिल करदा वोट मिलेंगे उसी की बेसिस पे वो जो 5 अब जनरल सीटें हैं वो मिल जाएंगी। यानी आप देखिए पहला इंतखाब है जिसमें बराह रास्त इलेक्शन भी हो रहा है और जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत भी हो रहा है। अच्छा, आजाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो इनफरादी सतह पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको भी पूरा पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, एक बात। और फिर इसके अंदर डिसेबल का कोटा रखा गया है। अच्छा, पहली दफा आपको इसमें इस पूरे निजाम के अंदर डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट का अनाउंस किया गया है। अच्छा नहीं, एक मिनट में एक सवाल ज़िमनन पूछता हूँ, क्या जो पैनल बनेगा वो मुकम्मल होना लाजमी है या आपको पूरा पैनल देना पड़ेगा? अच्छा, आप कोई पैनल के अंदर सीट लूज नहीं कर सकते, पूरा पैनल देना पड़ेगा। ठीक। फिर डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट के साथ साथ जो एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट का मेयर है ना जी, उसके साथ जितनी तहसीलें हैं उनका एक एक डिप्टी मेयर होगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसीलें हैं तो 4 डिप्टी मेयर, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 तहसीलें हैं तो 2 डिप्टी मेयर। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट है उसका 30% अमाउंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए खर्च होगा। और ये जो यूनियन काउंसिल जिसका अभी मियां महमूद रशीद साहब ने जिक्र किया है, इनको डायरेक्ट फंडिंग होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, इनको अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, इनको डायरेक्ट फंडिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें काफ़ी इख्तियारात भी दिए गए और बाकायदा हर शोबे के, यानी यूनियन काउंसिल के, आपकी पंचायत काउंसिल के, कम्युनिटी काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो इख्तियारात हैं वो पूरे निज़ाम के अंदर वज़ा कर दिए गए हैं। अगरचे ये 2001 का जो मुशर्रफ वाला निज़ाम है उसके मुकाबले में उतना मजबूत नहीं है जितना वो था, लेकिन 2013 का जो शहबाज शरीफ का मॉडल था उससे ये बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसमें जितनी अथॉरिटियां हैं वो सारी की सारी उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के अंडर कर दी है, जिसमें एलडीए, टीपा, वासा, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सबको लोकल गवर्नमेंट के अंडर किया। राणा साहब, इसमें ना कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि केपी में जो जीत और हार का फर्क है ना वो मुझसे वोटों से ज्यादा है। वो बड़ा जबरदस्त। अब ये टेक्निकल इलेक्शन भी है ना, कि वोटर को बताना होगा कि ये इसके वोट कैसे कास्ट किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन हमारा सर पे सब कुछ आ गया, खामोश बैठा हुआ है। नोटिस लेने में बताया थे, उसको आप नोटिस ले लो, उसको नोटिस दे दो, लेकिन लोगों को एजुकेट करें कि ये टेक्निकल इलेक्शन है, इसको कैसे वोट कास्ट करने हैं। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि आप ईवीएम पे ले आए, ईवीएम पे ले आते तो ये वोट इतने ज़ाया ना होते, क्योंकि आप एक पैनल सामने आए तो उसको एक क्लिक करते सारे। अब लोग उसमें गलती करते हैं, गलती करने में ये देखिए बहुत बड़ा लेकुना है कि केपी का आप देखें बड़ा अलार्मिंग है कि जो अपना विक्ट्री मार्जिन है वो ज़ाया होने वाले वोटों से ज़्यादा है। इसलिए तमाम सियासी पार्टियाँ भी और इलेक्शन कमीशन भी इस कैंपेन पर तवज्जो दे कि लोगों को गाइड करे कि वोट कैसे कास्ट करना है। नहीं तो खुदा न खासा वही रिजल्ट होगा जो केपी में आया कि जो मुझसे ज़्यादा वोट है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। रोज़नामा डॉन में अहमद बिलाल महमूद साहब का कालम भी इसी हवाले से
23,000 वोट जो है KPK में ज़ाया हुई। वो कहते हैं कि बलदियाती इंतखाबात में बर वक्त जो है कराना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और फ्लॉलेस कराना भी। और फिर वही कहते हैं कि ये एक जो मसला चल रहा है वो ये कि इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन लेता है तो अदालतें उस पर रिएक्ट कर जाती हैं और इस तरह का मामला चल रहा है, इनको हल होना चाहिए। देखिए राणा साहब, इस इलेक्शन के अंदर बलदियाती इलेक्शन जो है KP के बाद जो है वो पंजाब के अंदर होने जा रहा है और इसमें जिस तरह हमें लग रहा है कि PTI की जो पार्टी है, हुकूमत है, उसने भी पंजाब के पहले मरहले में कुछ लगता है कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है कुछ होमवर्क जो है वो लगता है वो हुआ है। और उस सबसे पहले जो उन्होंने इक़दाम उठाया कि जो हुकूमत में शामिल वज़रा हैं उनको अब जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसका जो है वो सरबराह बनाया गया है। इससे एक तंजीम के अंदर और हुकूमत के साथ एक पार्टनरशिप जो है वो बाहर नज़र आती है। तो इसी तरह जिस तरह सियासी पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन को मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए जो है उसी तरह तैयारी करना होगी, ताकि जो कुछ वाक़यात जो हैं KP के अंदर रूनमा हुए हैं उस तरह के वाक़यात जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पर पंजाब के अंदर ना हो। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इन इलेक्शंस के अंदर जो आर्डिनेंस आया है पंजाब के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का, और उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि EVM पर इलेक्शन होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को EVM पर पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं करवा सकते तो कुछ ना कुछ इजला के अंदर जो है EVM को जो है वो तजर्बाती तौर पर जो है उसको इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च की तैयारी पीपल्स पार्टी की है। कल मैंने इस पर बात की थी कि शेड्यूल भी जारी हो गया है। आपने कल ब्रेकअप दिया था कि हर मरहले पे कितना पैसा खर्च होगा। शफीक साहब, ये इतना पैसा पीपल्स पार्टी खर्च रही है, एक आम आदमी के जहन में सवाल तो पैदा होता है कि ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये पैसा हमेशा देखें, जब आपकी किसी सूबे में हुकूमत होती है तो वहाँ से अपना वहाँ पैसा खींचते हैं आप। उसमें देखें ये तो पीपल्स पार्टी ने आज तक अपने वर्करों पे क्या लगाया, या जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि ये तो है तो गलत बात, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून या दूसरी जमातें हैं वो मीडिया पे लगाती हैं, इसने कुछ नहीं लगाया। तो ये इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये है ना कोई 5-10 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है। खालिद साहब इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं कि 10 मार्च 27 से 8 तक हर शहर में रात को क्याम करेंगे। इनके बता रहे थे ब्रेक से पहले, अपना प्रोग्राम से पहले, कि 40,000 बंदे इकट्ठे कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो 40,000 बंदों के कैमो ताम और फिर उनका आगे लेकर चलना, गाड़ियाँ, फिर उनका सारा अपना खर्चा, ये कहाँ से आएगा? मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि पूछें इनसे कि भाई आप ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो उसके खर्चात कहाँ से आ रहे हैं आपके, उसका ऑडिट करें। फिर इसी तरह जो अपोजिशन और फजल रहमान साहब ने मुस्लिम लीग नून का अपना लॉन्ग मार्च करना चाहिए, इनसे पूछें कि ये अपना इसका ऑडिट कराएं कि ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन फंड कर रहा है। अब जब ये खर्च हो जाएंगे फिर इलेक्शन कमीशन सवाल उठाएगा कि ये फंडिंग हो रही है, तो पहले आप उनसे पूछेंगे फंडिंग कहाँ हो रही है। और पीपल्स पार्टी ज़रा उनकी हुकूमत वहाँ पे है, ये अपना जो लूटा हुआ माल है, जो सरे महल और ये और दूसरी चीज़ें बनाई हैं या बिलावल हाउस बनाए, वहाँ से तो नहीं निकालेंगे। ये अपनी वही अपना निकालेंगे जिससे निकालते हैं, एक्सटॉर्ट मनी करते हैं ना, कि जो ठेकेदार जिनको ठेके देते हैं। इतना बड़ा सूबा है सिंध, सूबा सिंध के हाल देख लें, लाड़काना तक की सड़कें जो हैं वो क्या खंडर बनी है, लाड़काना खंडर बना हुआ है। तो बजाय इसके कि आप उनको अपना डेवलपमेंट करें, आप एक अरबों रुपये एक अपने बेसूद लॉन्ग मार्च पे लगा रहे, इसका रिजल्ट भी कोई नहीं निकल रहा। बस सिर्फ जनाब अपना आपको शो करना है कि मैं, और ये कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे खिलौना मांगते हैं, ये अपना बिलावल का खिलौना है कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल उनको इलेक्शन कमीशन को मैं कहता हूँ बार बार वो उसका नोटिस लें और पूछें इनसे कि ये पैसा कहाँ से आया, कौन इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल ये बताएं, ये जो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है, आपके ख्याल में इससे निकालना क्या चाहती है? देखें, बात यह है, एक शेर था कि हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ठीक है, पीरों के घर सिंध के अंदर ये पीर की तरह पूजे हैं, ठीक है ना, सियासी पीर। सवाल ये पैदा होता है सलमान भाई कि महंगाई के हम एक तूफ़ान में फंसे हुए हैं और हम इंटरनेशनल जो एक महंगाई का तूफ़ान आया है उसका हम हिस्सा बने हुए। इन लोगों के पास अरबों रुपए सिर्फ अपनी सियासी साख बचाने के लिए और अपनी सियासी चुदराहट बचाने के लिए तो हैं, गरीब पे खर्चने के लिए नहीं है।
इन लोगों के पास अरबों रुपए, जो जैसे खालिद कयूम ने कल ब्रेकअप दिया, इन लोगों के पास अरबों रुपए इस बात के कि कई हज़ार ट्रैक्टर भी आ जाएंगे, लोगों के खाने की देगें भी बन जाएंगी, लेकिन सिंध में जो हारी भूखा मर रहा है उसके लिए पैसे नहीं है। सिंध के अंदर जो लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं उनके लिए नहीं है। थर में बच्चे कम ग़िज़ाइयत और साफ़ पानी ना मिलने से मर जाते हैं, उनके लिए नहीं है। वो स्कूल जिनके अंदर गधे और कुत्ते बांधे जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, ये पैसे उनके लिए नहीं है। और सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने पैसे आपके पास आते कहाँ से हैं कि जो आप अरबों रुपए खर्च देते हैं। आप कल भी मैंने डिस्कस किया था कि वो लड़की परवीन रिंद जो है वो नंगे पांव अदालत में पहुंच गई। कल भी मैंने जिक्र किया था कि वो सहाफ़ी जिन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की उनको चुन चुन के मार दिया गया। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि जरदारी कबीले ने जिन अपने मुखालफिन की जो 6 मारे वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। आप अपने घर के अंदर तो इंसाफ कर नहीं पा रहे और पूरे पाकिस्तान में निकले हुए इंसाफ की तलाश में। आप ज्यादती करते हैं वैसे। पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछे ना तो वो तो कहते हैं कि जो सिंध में इनकलाब आया ना वो पूरे पाकिस्तान में नहीं आया। अस्पतालों की हालत देखें, वहाँ तालीम का निज़ाम देखें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वहाँ बिलावल साहब को देखें। वो कहते हैं कि ऐसी शानदार डेवलपमेंट हो रही है। और जब मैंने उनसे कहा पीपल्स पार्टी के एक लीडर से कि भाई वो जो सर्वे आया है उसमें तो उस्मान बुज़दार और महमूद खान बरकतरी ले गए, तो कहने लगे वो तो सारा फंडेड सर्वे था। तो मैंने कहा आपके पास इतना पैसा है, आप भी कोई फंडेड सर्वे करवा लें। सवाल ये है कि आज हमारे बेशुमार दानिश्वर हजरात जब गवर्नेंस की बात करते हैं, 18वीं तरमीम की बात करते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और सारा जोर जाके वफाकी हुकूमत पर लगाते हैं। 18वीं तरमीम के बाद तो सूबाई हुकूमतें ज़्यादा जवाब दें ना, इसलिए आप जब बातें करते हैं तो बिलावल साहब आपकी बातें सुन के नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं यार इतना हमने इनकलाब लेके आए हैं, सारा आना कोई इनकलाब ही नजर नहीं आ रहा। बात यह कि इससे बड़ी बात और क्या कि वो सुन तो हैं ना, कम से कम सुनते हैं, ये बड़ी बात है। खालिद साहब, चूँकि आज हम ज़रा बल्दियाती इंतखाब में फंस गए, बहुत सारे इशूज़ रह जाएंगे। मैं चाह रहा था जो आपका छोटा सा कमेंट कि पीपल्स पार्टी जो इतना पैसा खर्च रही है उसे मिलेगा क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी को ये मिलेगा, अगर आप गौर करें तो 2008 के बाद 7 के बाद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो उन्होंने अभी इंतखाबी मुहिम शुरू की थी लेकिन उसी दौरान वो शहीद हो गई, उसके बाद इतने तवील अरसे बाद शफीक साहब ये पीपल्स पार्टी की पहली आपको बड़ी जो है वो एक्टिविटी है और इसमें 1300-1400 किलोमीटर का जो है ये तवील तरीन जो है पाकिस्तान की तारीख का ये लॉन्ग मार्च है। और जब 10 रोज़ तक ये क़याम करेगा, रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर क़याम होंगे तो वहाँ पर अखराजात भी उसी तरह जो है वो उठाना पड़ेंगे। और इस काफ़िले के अंदर लॉन्ग मार्च के अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको ये कहें कि सिंध से जो है अब वो ज़्यादा लोग जो हैं वो सिंध से आएंगे, 30,000 के करीब उनका मंसूबा है कि सिंध से लोग लाए जाएं और ये इसके जो अखराजात होंगे काफ़िले के वो यकीनन सिंध की तंजीमें, सिंध के अरकान असम्बली, सिंध के वज़रा अब वही इस काफ़िले के बर्दाश्त करेंगे। और उसके साथ एक ये भी उन्होंने तय किया है कि किसी भी जगह पर काफ़िले में लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो 30 से 40 हज़ार तक लोग जो हैं इसका हिस्सा रहेंगे, ताकि उनको ये भी डाउट है कि किसी जगह पर इसको रोकने की जो कोशिश है वो ना की जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो सिंध के फसाइल से, सिंध के लोगों से पंजाब के अंदर एक बड़ी इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहिए। बिल्कुल राणा साहब, वो जो 32 साल वाला फिगर अब चिपका दिया था ना खालिद साहब ने लाहौर के मुंसिपली इलेक्शन में और खाने वाले के, वो 32 साल से बाहर नहीं आ रहे, 30-32 साल लोग रखने, मेरे ख्याल 3,000 भी आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। अपोजिशन के हवाले से पिछले कुछ दिनों से ज़रा मामला ठंडा है और अदम एतमाद का जो मामला था वो भी ज़रा थोड़ा सा डामाडोल हो गया। अब वो ज़रा खुद क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाह रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो इधर उधर सहारे तलाश करते फिर रहे। क्या अपोजिशन जो है वो मेरे ख्याल है थोड़ा सा रेस्ट करने के मूड में चली गई है? मेरे ख्याल देखें अब ना लंदन भी खामोश है, जाती उमरा भी खामोश है, इधर उधर के बयान दे रहे हैं और अपना आपके जो है डेरा शुएल खान भी खामोश है, फजल रहमान भी खामोश हैं और अपना जरदारी साहब भी खामोश हैं। लगता है जो ना वो जो इनकी एक तैयारी थी आने जानी थी वो आने अब ख़त्म हो गई। अब वो बिल्कुल ये सही बात है, मैं प्रोग्राम में बात करते रहे बार बार कि ये सारा ये सोचा छोड़ रहे हैं 2023 के इलेक्शन में अपने आप को मनाने के लिए कि हम भी हैं
आप देखें ना, अगर आपके पल्ले कुछ है तो फिर आप क्यों ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कि हमें कुछ अपना इशारा करेगी तो फिर हम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट क्यों इशारा करेगी आपको? इस्टेब्लिशमेंट क्यों एक जो है मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बात करेगी? यानी अपने पल्ले कुछ नहीं और तमाम तर उनका दौर मदार साजिशों पे है, अपने इत्तेहादी साथ नहीं है। सेनेट में देख ले क्या बार बार जिक्र कर चुके हैं और हुकूमती इत्तेहादियों के अपने पास जा रहे हैं। और जो अपना मोनी सलाई साहब ने एक बयान दिया था उसके बाद तो लेकिन वो ख्वाजा साहब ठीक कह रहे हैं, ना कोई शर्म ना कोई हया, भाई ये लगे हुए लगे रहने थे, लेकिन एक बार ना कोई एजेंडा है ना इनके पास कोई वो नंबर है। बासी साहब बार बार कह चुके खाकान अब्बासी कि हमारे पास नंबर नहीं है, जब नंबर होंगे तब लेंगे, पहले नंबर तो करो फिर आगे लेके आओ। फिर सबसे बड़ा जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो अदम इत्तेमाद का शोशा है ना, ये पीस पार्टी को छोड़ा हुआ है और अपना ये जरदारी साहब ने ट्रैप कर लिया है कि पल्ले को है कुछ, अगर ये नाकाम हो इंशाल्लाह नाकाम होगी तो फिर तो ये फारिग हो जाएंगे ना। और फिर देखेंगे इसमें ना मरियम नवाज एक पेज पे है ना नवाज शरीफ एक पेज पे, बस शहबाज शरीफ कर रहे हैं करते रहे, लेकिन पल्ले ने तेला दे कर दी मेला मेला। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब, अपोजिशन की पिछले कुछ दिनों से ज़रा खामोशी है, वो गरज चमक जो है वो ख़त्म हुई है। अब मेरा ख्याल है कि उन्हें भी एहसास हो गया कि इसी पार्लिमानी सिस्टम में रह के अगले इलेक्शन तक उन्हें चलना चाहिए। वैसे तो शफीक साहब हमें वो राना सनाउल्लाह के बकौल वो 5 बंदे तलाश करने चाहिए जिसके अंदर खुफिया डील हुई है और वो बात किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी बात आज अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में कर दी। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि सर ये सारी की सारी अपोजिशन की तहरीक ना तो किसी सियासी अपनी जमातों के ऊपर खड़ी है, ना ये इत्तेहादी जमातों के ऊपर खड़ी है, ये बुनियादी तौर पे पसे पर्दा कुव्वतों के सहारे खड़ी है, वहाँ से मदद मांग रही है और उनसे कह रही है कि आप हमें कोई रिलीफ दें और हुकूमत गिराने की नहीं, हमें बचाएं, हमें कुछ सियासी तौर पे बचाएं, हमें 2023 का जैसे शफीक ने कहा कि हिस्सादारी में शिरकत कर लें। तो सारा जब आपका इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट पे है तो ये जो अभी आपको खामोशी नज़र आ रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वो लिफ्ट नहीं कराई। देखिए उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया इनको कि आप आना चाहते हैं ज़रूर लाएँ, तहरीक इत्तेमाद हमसे पूछ के लाना चाहते हैं लाएँ, तहरीक इत्तेमाद कामयाब करें, लेकिन एक बात याद रखें, ये हुकूमत जो है चाहे आपकी आ जाए तहरीक इत्तेमाद के बाद अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये जो आपने छोड़ा हुआ ना कि फौरी तौर पे जनाब हम तहरीक इत्तेमाद कामयाब करेंगे और फिर इसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, उसका वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद अब इनके अंदर वो मायूसी बढ़ी है। अच्छा, फिर उसमें बात ये थी कि सारा खेल था कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म एक ख़ास मुद्दत के बाद महीने 2 महीने बाद असम्बली तोड़ देगा। जब उनको पता चला कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से चाहती है और ना जरदारी साहब चाहते हैं, जरदारी साहब चाहते हैं कि 1.5 साल फिर हमें प्राइम मिनिस्टरशिप मिले, हम यहाँ पे परफॉर्म करें, तो फिर नवाज शरीफ साहब का भी मूड बदल गया है। और अब जो खामोशी का रोज़ा रखा है जो नवाज शरीफ साहब ने, जो इन्होंने पूरा शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप जाएं और जाके ले आए जो भी तरीका करना चाहते हैं, वो चौधरी साहब के पास भी गए, हम ख्याल के पास भी जा रहे हैं, जहांगीर तरीन। अच्छा, अब एक पूरा धड़ा है जो इस वक्त हमारी मीडिया ब्रिगेड का, पहले वो मुस्लिम लीग काफ पे खड़े हुए थे, वहां से नाकाम हो गए, अब वो जहांगीर तरीन के ग्रुप के अंदर से कुछ निकालना चाहते हैं। और खबरें ये है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो भी उसको भी पता है कि हुकूमत गिराना जो है इस वक्त मसले का हल नहीं है। मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से, कहीं छप रहा है कि वो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहीं छप रहा है कि जी उन्होंने नून लीग के साथ, मेरा ख्याल है सारी स्पेकुलेशन पे बात चल रही है। देखिए अभी तो राणा साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो सलमान बात कर रहे थे कि इस अपोजिशन के अंदर अपने पाँव पर खड़े होने की हिम्मत नहीं, और ये सहारों की तरफ जो है वो देख रहे हैं, अशारों की तरफ देख रहे हैं, और अभी तक जो है उनकी जो अदम इत्तेमाद की अनाउंसमेंट उन्होंने की है, बात की है, उसके बारे में कोई स्ट्रेटजी नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं है। और अब वो चाहते हैं कि उन्हें कोई किया कराया कहीं से दूसरी तरफ से कोई काम सारा जो है उनके हिस्से का कोई और कर दे। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इस सारे अमल के अंदर आप देखें तो इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो तो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं। और देखना यह है कि क्या हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं अब वो 5 साल पूरा नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि असेंबलियां अपनी म्याद पूरी करें, जबकि अपोजिशन तो चाहती है कि फौरी तौर पर अगर अदम इत्तेमाद कामयाब होती है तो नए इंतखाबात की तरफ जाएं। तो मैं समझता हूं कि इतने ज्यादा तजादात हैं पहले अपोजिशन के अंदर और उसके बाद इत्तेहादियों के जो हैं वो किसी सूरत इस पर हुकूमत बात करती है, अपोजिशन बात करती है बैसाखियों की, खुद तो ये बैसाखियों पे खुद तो दूसरी तरफ देख रही है। सलमान साहब ने बड़ा इसमें सही डिटेल अपना कहा इसमें,
तो अपनी बैसाखियां तोड़ेंगे, हुकूमत की बैसाखियों की बात कर रहे सर हैं। जी वो जो अब मैं अक्सर हर शेर मुझे ज़रा क्योंकि थोड़ा सा वो है, वो कहते हैं फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस इश्क में तो इज्जत सादात भी गई, ठीक है ना। इस इश्क के अंदर नून लीग ने अपनी इज्जत सादात भी बेच दी। वो दर दर जाके दर दर उन्होंने भीख मांगी, कभी चौधरियों के पास, कभी काफ लीग के पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास, और एट दी एंड ये हुआ कि उन्हें बताया गया कि आपके कासे के अंदर कोई सिक्का नहीं डलेगा। और क्यों नहीं डलेगा कि बचपन में हमें याद है जब वो वंडी दी चीज़ बढ़ती थी ना, तो हम जाते थे, तो हम लेके ना, तो हम कहते थे, लेके कहते थे मेरे भरा दा भी। शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं कि वो अपना हिस्सा तो मांगते हैं, वो कहते हैं मेरे भरा दा भी हिस्सा दे दियो। अब जो लोगों ने खैरात बांटनी है वो शायद शहबाज शरीफ साहब को तो दे सकते हैं, उनको भरा दे हिस्से का भी कोई गुंजाइश नहीं है। आधा हिस्सा मिलेगा, प्राणु लेके आओ। हाँ, प्राणु लेके आओ, ठीक है। सो वो कहते हैं कि भरा पोला है पर एडा पोला नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सारी गेम में मैं बार बार कहता हूँ कि इमरान खान खुद को बार बार साबित करते हैं कि वो एक अब कामयाब पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपोजिशन को तहरीक-ए-एतमाद की बत्ती के पीछे लगा के और एक्सपोज किया, जगह जगह उनके घुटने टिकवाए, और टिकने के बाद उन्हें जीरो कुछ भी नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजकल वो एक सख्ता जो है वो तारी है। अच्छा जी, प्रोग्राम का चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मैंने अभी डिस्कस करनी थी कि अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के डॉक्टरों को ख़त लिखा है और उनसे वक्त मांगा है कि जी हमें 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान वक्त दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि जी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो क्या है और के तस्दीक करना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट कमेंट्स आप लोगों से। अब देखें, वो हम बार बार उसको मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, उस डॉक्टर के ख्यालात थे, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन थी। मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसमें आपके तमाम टेस्ट के साथ लफ किए जाते हैं, ये आपके टेस्ट हुए, इसकी ये रिपोर्ट है, इसकी वो रिपोर्ट आई, वो एक पूरा पलंदा होता है। और उन्होंने ना ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ऐसी चीज़ें क्रिएट करने में माहिर है, उन्होंने एक सिंपली एक डॉक्टर का लेटर हुकूमत पाकिस्तान को रेफ़र कर दिया कि फ़लाँ इसको यही बीमारियाँ हैं। सही है। अरे भाई, जो बीमारियाँ आपने लिखी हैं उसमें आप कम से कम आप उसका टेस्ट करके देना, कि आप सिर्फ एक पेपर दे दिया है, पेपर में तो नहीं कोई बिल्कुल मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना। ठीक है। अजहर सदीक साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो नई असाइनमेंट जी। बस खैर मुबारक जी, दुआई कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अजहर सदीक साहब, अब लगता है कुछ नतायज जो हैं वो बेहतर होंगे नैब में? आई होप सो। देखिए जी, कोशिश है कि चीजें सारी ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। यार एक काम तो खुदा का वास्ता करना कि जो केस करना पूरी स्टडी तैयारी से करना, ताकि बाउंस बैक ना हो। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आई सेट आउट माय टीम, ये डॉक्यूमेंट मैं सारे इकट्ठे कर रहा हूँ। अभी मैं आज कोशिश करूंगा, कुछ और डाटा भी लेना है जो सामने नहीं आ सका। ठीक है। प्रोग्राम में बता दूं कि सिर्फ एक काम कर दें, एक काम कर दें कि इस शरीफ खानदान का पिछले 20 साल का इनकम टैक्स का डाटा, रिकॉर्ड और वेल्थ स्टेटमेंट पब्लिक कर दें। आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनके पास है क्या। मैंने तो इनके नॉमिनेशन पेपर भी निकलवा लिए 1996 के। फिर इनके जो वालिद हजूर थे मियां मोहम्मद शरीफ साहब, उनकी 1988-89 के रिटर्न 9,36,311 रुपये आमदन है। पर छोड़ें, इस वक्त आते हैं, आप सवाल की तरफ आए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो खत लिखा है नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर को और कहा है कि हमने रिपोर्ट्स का जायजा लेना है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या जवाब आएगा? फर्ज करें वो जवाब ही नहीं देते, फिर क्या करेंगे आप लोग? ये देर में रख लीजिएगा, ना वो टाइम देगा ना वो जवाब देगा। तो ही इज नॉट बाउंड, ही इज बेसिकली अ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो अपना हार्ले स्ट्रीट पे, आपको पता है जो वो इंग्लैंड में रहते हैं, हार्ले स्ट्रीट पे जो मर्जी है। आपको याद होगा यार इसार, हमने जब कॉलेज से छुट्टियां करनी होती थी, हम जाते थे डॉक्टर के पास, 200 रुपया देते थे, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेते थे और स्कूलों से छुट्टी करके शफीक अवान बड़ा हसरत तुम्हारी इस बात के ऊपर। हकीकत है ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या है, इनकी औकात क्या है? देखो ना, मेडिकल एक सिर्फ एक ओपिनियन है, खासतौर पर डॉक्टर रमेश लॉरेंस के हवाले से। और जो बेसिकली श्रीलंकन है वो एक मजाक बनाया हुआ उसने, ये बीमारी की, गला खराब है, हार्ट भी खराब है, ब्लड प्रेशर भी, ये तो हर एक को बीमारी है। ठीक है, एक बात, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी 2-3 चीजें। आप लोगों ने फैसला किया था कि शहबाज शरीफ साहब को, चूंकि वो जामिन थे, उनको अदालत में लेके जाएंगे, आपने उन्हें खत भी लिखा, वो मामला कहां तक पहुंचा है? देखिए, ये उसी की बेस के लिए काम हो रहा है कि कल ये ना कहा जाए नवाज शरीफ को मौका पूरा दिया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट, ये इस खत का देखिए रिजल्ट जो भी आए या ना आए, लेकिन उससे ये है कि नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आए, वो नहीं लेकर आया। अब ये जिम्मेदारी सारी थी शहबाज शरीफ की।
कि उसने पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स 19 नवंबर 2019 के ऑर्डर के तहत जमा करवा दी थी। उन्होंने आज तक रिपोर्टें तो दाखिल नहीं की, हम एक मेडिकल ओपिनियन डालते रहे। अब अल्टीमेट तो यही होना है कि इसके फौरन बाद लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने छोटी दी थी, ये तौहीन अदालत असूली तौर पर तौहीन अदालत रिकमेंड कर रहे हैं शहबाज शरीफ अब तक। अब ये वो सारी बुनियाद बन रही है कि जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ को मजबूर किया जाएगा कि भाई वो लेकर आए, उनको आपने अंडरटेकिंग दी थी, आपने भी अंडरटेकिंग दी थी, आपके भाई ने भी अंडरटेकिंग, बिल्कुल ठीक। सारी आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें फिर सही किसी टाइम करेंगे। एक शॉर्ट कमेंट चाह रहा था, जंग का इदारिया संगीन मसाइल का हल निकालना होगा, और वो कहते हैं जो हमें बैरूनी ख़तरात हैं उसका मुकाबला करना होगा। IMF की शराइत सख्त है और हमें कोई नई पॉलिसी मईशत की बहाली की तरफ जाना पड़ेगा। की बुनियादी बात है कि जितने भी चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तानी रियासत को या हुकूमत को या मुल्क को दरपेश हैं, उसके लिए एक जामे किस्म की हिकमत अमली दरकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो अपोजिशन की सियासत है, अगर हम उसको देखें तो वो तो महज राई चाहते हैं, वो तो नहीं चाहते कि यहाँ पे चीज़ें ठीक हों, तो जिसकी वजह से फिर ये मसाइल और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम एक नेशनल इत्तफाक़ राय पैदा नहीं करेंगे अपने कौमी मसाइल के ऊपर और एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार नहीं करेंगे, तो इन मसाइल से निपटना इतना आसान नहीं होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। एक आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास है और उसमें श्रीलंका को दिफाई कर्जा देने का भी फैसला होगा। मुश्किल हालात में भी इतने हैं हम कि हम लोगों की मदद कर सकें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज आपसे शेयर करनी है कि काठमांडू के अंदर 2 भारतीय पकड़े गए हैं जो जोहरी मवाद जो है, एटमी मवाद बेचते हुए पकड़े गए हैं। ये भारत का असल चेहरा है और ये देखें कि दुनिया को किस खतरे की जानिब भारत लेके जा रहा है, और आलमी क़ुव्वतें ये सब कुछ जानते हुए भी खामोश हैं। ये दोहरा मेयार जो है मुसलमानों के लिए और भारत के लिए, ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये वक्त आएगा और ये वक्त बताएगा कि ये सवालिया निशान एक वक्त में आके पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा। भारत के वो लोग जो दहशतगर्दी के लिए ये जोहरी मवाद बेच रहे थे वो पकड़े गए। देखें अब उनसे मज़ीद इंकिशाफ होंगे कि कहाँ कहाँ ये जोहरी मवाद जो है बेचा गया है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।